नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात राष्ट्र रक्षा के संकल्प की करेंगे। अपनी सीमाओं और संप्रभुता की सुरक्षा के लिए भारत अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में लगातार जुटा हुआ है। जल, थल, नभ तीनों क्षेत्रों में भारत एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार करने में जुटा है जिसे तोड़ पाना दुश्मन के लिए आसान बात बिल्कुल नहीं है। खास बात यह है कि सुरक्षा का ये चक्र अब पूरी तरह स्वदेशी होता जा रहा है। नए बन रहे हथियारों में 80% तक भारतीय कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे उसकी डिजाइन, टेक्नोलॉजी और विकास का तरीका शानदार है। आज इसी जज्बे से जुड़ी एक बड़ी खबर आई। देश की डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने अब तक सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा डील को मंजूरी दी है। देश की सेनाओं के लिए जल्द ही 1,05,000 करोड़ के नए हथियार खरीदे जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि ये सभी हथियार पूरी तरह स्वदेशी होंगे। इन्हें भारतीय कंपनियां ही तैयार करेंगी। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी डील। भारत का आह्वान है। एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भर, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना। इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, यही तो भारत की शक्ति है। स्वदेशीकरण सशक्तिकरण आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास आत्मगौरव ये शब्द नहीं, ये मुकम्मल दास्तां है राष्ट्रीय रक्षा के संकल्प को पूरा करते भारत की। ये जयघोष है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत होते हिंदुस्तान का। पूरी दुनिया में आज भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई दे रही है। आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार है।
जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है। वहीं लहरों पर भी हम किसी से कम नहीं। लेकिन जल, थल और नभ में भारत का सुरक्षा चक्र अब और मजबूत होने जा रहा है। भारत की सेनाओं को जल्द ही मेक इन इंडिया हथियारों का नया रक्षा कवच मिलने जा रहा है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 1,05,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। खास बात यह है कि ये सभी हथियार इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी के यानी इंडिजेन्युअसली डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड होंगे, यानी पूरी तरह स्वदेशी। ये अब तक की सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा खरीदों में से एक मानी जा रही है। पिछले कुछ सालों में भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है और वो भी आत्मनिर्भरता के साथ। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन प्रोक्योरमेंट्स में और ज्यादा तेजी आई है और यही वजह है कि गुरुवार को डीएसी में 10 लाख करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन सभी चीजों को अप्रूव किया, जिसमें सबसे अहम था क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। और 1 लाख करोड़ के इस मंजूरी में 33,000 करोड़ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए दिया गया, जिन्हें जल्द ही अब भारत की सेना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी इस प्रोक्योरमेंट का एक हिस्सा होंगे। अगर इन 10 अलग अलग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें भारतीय सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना सभी के लिए इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम से के लिए जो जरूरी है उन प्रोक्योरमेंट्स की भी बात की गई। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के साथ साथ जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो बेहद अहम हैं, यानी कि लगातार पूरा फोकस अब अपनी सेनाओं को और ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए किया जा रहा है। और इस प्रोक्योरमेंट के जरिए ये बताया जा रहा है कि बहुत ही कम देरी में, यानी कि जल्द से जल्द बिना किसी देरी के इन सभी प्रोक्योरमेंट्स को भारतीय सेनाओं में शामिल कर लिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को तेज करते हुए भारत ने तीनों सेनाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों से लैस करने का ये फैसला किया है। ये हथियार घातक भी होंगे और आधुनिक तकनीक वाले भी। इनमें पहला नंबर है मेड इन इंडिया QRSAM यानी क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल का। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 30,000 करोड़ की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी है। ये वो मिसाइल है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराने में पूरी तरह सक्षम है। क्विक रिएक्शन के तहत हम लोग का कोई भी अगर हम लोग के ऊपर टारगेट आ रहा है, कोई भी मिसाइल्स आ रहे हैं या कोई हम लोग के ऊपर एयरबोर्न टारगेट्स आ रहे हो, जिस तरीके से आजकल ड्रोन्स का भी हम लोग देख रहे हैं, उसको जो इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं या जो ग्राउंड पे हम लोग के जो बॉडी ऑफ ट्रूप्स है उनको रिएक्शन देने के लिए हम लोग को इन चीजों को बनाना पड़ता है। साथ ही साथ इस जो हम लोग QRSAM जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो हम लोग जिसकी बात करते हैं, तो उसमें हम लोग का जिस तरीके से काउंटर मेजर्स भी उसमें डाल रखा है, व्हीकल माउंटेड रहता है, जिस तरीके से उसमें 6 कैनिस्टर्स रहेंगे, 6 मिसाइल तुरंत उसमें फायर हो सकते हैं। 360 डिग्रीज उसका हम लोग का पूरा एरे नेटवर्क रहता है जहां पे वो पूरा डिटेक्ट भी कर सकता है। ड्यूअल लिंक इस पे रहेगा ताकि हम लोग इसको पूरा वहां पर उसको जो मिड क्लोज हम लोग को गाइडेंस करना है वो भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत का परिचय दिया। QRSAM मिसाइल इसी एयर डिफेंस सिस्टम के जखीरे में एक और घातक हथियार के तौर पर शामिल होने जा रहा है। इस स्वदेशी हथियारों में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, तीनों सेनाओं के लिए कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और बख्तरबंद रिकवरी वाहन खरीदे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की खासियत यह है कि ये दुश्मन के संचार को ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा नौसेना की सुरक्षा के लिए माइन स्वीपर्स यानी समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें, माइन काउंटर मेजर वेसल्स, सुपर रैपिड गन माउंट और पानी के अंदर चलने वाली ऑटोनॉमस बोट की भी खरीद होगी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने माइन वॉरफेयर को ताकत देने के लिए 44,000 करोड़ की लागत के 12 MCMV यानी माइन काउंटर मेजर्स वेसल की खरीद को मंजूरी दी है। माइन काउंटर मेजर व्हीकल्स जिसे हम लोग कहते हैं, माइन स्वीपर भी इनको कहते हैं हम लोग, माइन डिटेक्टर भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि नेवी का जो हम लोग का बहुत अहम रोल जो होता है
उसमें हम लोग के पहले हम लोग के पास ऑलरेडी करीब 12 हम लोग के पास ऐसे थे, लेकिन अब वो ऑब्सोलीट भी हो रखे हैं। हम लोग को अभी इनकी इसलिए जरूरत पड़ जाती है, जैसे कोई नेवल वेसल, कोई शिप हमारा या सबमरीन अगर हमारा समुंदर में अगर जा रहा है, तो जैसे लैंड पे माइंस रहते हैं, वैसे ही सी में या सी के एकदम बगल में जहां पर हम लोग के वेसल्स जाते हैं, वहां पे माइंस लगे रहते हैं, एक्सप्लोजिव्स रहते हैं। तो ये एक्सप्लोजिव्स डिटेक्ट कर जाते हैं माइन के मूवमेंट, शिप के मूवमेंट को, अलग अलग तरीके से ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये हम लोग की बहुत जरूरत पड़ जाती है वॉर के टाइम पे भी। और जिस तरीके से आजकल हम लोग जो पायरेसी देख रहे हैं पूरे समुंदर पे, जहां पे अब भारत भी एक सिग्नेटरी बन रखा है एंटी पायरेसी ऑपरेशंस का, तो उसके लिए हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाएगा वॉर टाइम के लिए भी। ये सौदे भारत की थल, वायु और नौसेना तीनों के लिए हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस खरीद से भारतीय सेनाओं की ताकत और ऑपरेशनल तैयारी बढ़ेगी। साथ ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मिलिट्री मोबिलिटी में भी सुधार आएगा। ये फैसला ऐसे समय आया है जब सरकार पहले से ही सैन्य आधुनिकीकरण के मिशन में जुटी है। मार्च 2025 में सरकार ने 62,700 करोड़ की डील को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाने हैं। ये कदम इस बात के गवाह है कि भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है और इस मिशन में मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी अपना जलवा बिखेर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। Atmanirbharta is not, an option. We have to be locus of control has to be inside. We have to have all the critical technologies which should be available to us. Nobody should hold us hostage as far as critical technology and critical supply is concerned. डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के परचम को लहराते हुए अब भारत आत्मनिर्भर के साथ साथ पूरे डिफेंस सेक्टर का पावर हाउस भी बनता जा रहा है। भारत न सिर्फ स्वदेशी हथियार तेजी से बना रहा है, बल्कि उन हथियारों को भी स्वदेशी तकनीक के साथ अपग्रेड कर रहा है जो कभी उसने विदेशों से लिए थे। भारत के लिए आत्मनिर्भरता के साथ अपनी शक्ति को बढ़ाना और भी ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि उसके दुश्मन, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान, तेजी से अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ समय पहले कहा था कि साल 2050 तक वो चीन की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बना देंगे। इसके लिए वो स्वदेशी तकनीकों पर ध्यान दे रहे हैं। चीन अपने हथियार, विमान, युद्धपोत, मिसाइल, परमाणु हथियार सब कुछ खुद बना रहा है, किसी से खरीद नहीं रहा। ऐसे में भारत ने भी तय कर लिया है कि अब वो रक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी या दूसरे देशों से निर्भरता कम करेगा। इसके साथ ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी स्वदेश निर्मित हथियारों को बढ़ावा देगा। It is we who have to be ready to fight the war. It is not the soldiers only who can win a war. It is soldier and the industry going together. सेल्फ डिफेंस के साथ भारत का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। भारतीय सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए पीएम मोदी के आत्मनिर्भर मिशन के तहत ज्यादातर चीजें, हथियार और उपकरणों को भारत में ही बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे भारत की सीमाएं सुरक्षा बढ़ी है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है, बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं, बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था और आज भारत टॉप 25 वेपन एक्सपोर्ट करने वाले देश में शामिल हो चुका है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसका डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है और यही वजह है कि आज भारत की 100 कंपनियां दूसरे देशों को रक्षा उत्पाद बेच रही हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात का आंकड़ा छुआ है। और ये इस पूरी दुनिया को बताने के लिए काफी है कि अब भारत न सिर्फ मेक इन इंडिया कर रहा है,
बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी तैयार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल है। यानी भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। सारी दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि आत्मनिर्भर भारत अब अपनी काबिलियत, अपनी तकनीक और अपने दम पर अपनी सरहदों के सुरक्षा चक्र को इतना मजबूत बना रहा है कि उसे भेद पाना किसी शत्रु के बस की बात नहीं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर तैयारियां पूरी हो, इंतजाम मुकम्मल हो तो मुल्क की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत कोई दुश्मन नहीं कर सकता। यही वजह है कि भारत अपने हथियारों की ताकत तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन साथ ही अपने ज़मीनी एसेट्स को भी तैयार कर रहा है। इसी तैयारी के तहत भारत म्यांमार सीमा पर इस दौरान फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। तमाम चुनौतियों के बावजूद असम राइफल्स के जवानों की निगरानी में ये काम जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी है। क्या चुनौतियां हैं इस काम में और आखिर 1500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा की फेंसिंग भारत के लिए जरूरी क्यों है? देखिए म्यांमार सीमा से हमारे संवाददाता मंजीत नेगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप चैन से मुस्कुराइए, अपने घरों में शुक्र मनाइए, क्योंकि सरहद पर मुस्तैद है देश के रखवाले। हर तरफ घने जंगल और दुर्गम पहाड़, कुदरत की चुनौतियों के बीच सीमा की सुरक्षा में जुटे हैं असम राइफल के जवान। उंगलियां राइफल के ट्रिगर पर और निगाहें दुश्मन की तलाश में। बस जरा सी आहट और दुश्मन का काम तमाम। जमीन से आसमान तक हिंदुस्तान हर मोर्चे पर अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों को अपने आयुध भंडार में शामिल करने के साथ साथ भारतीय जमीन पर अपनी सामरिक रणनीति को ग्राउंड वर्क के जरिए मजबूत कर रहा है। भारत म्यांमार बॉर्डर की ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। भारत और म्यांमार के बीच इस सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियां बड़ी हैं। खुली हुई सरहदों से घुसपैठ का खतरा लगातार बना रहता है। इसके साथ ही इन रास्तों से होने वाली तस्करी को रोकना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन असम राइफल के ये जवान इस सीमा को हर खतरे से महफूज बनाने में दिन रात जुटे हैं। इस सरहद की किलेबंदी के लिए इस पूरी सीमा पर ही फेंसिंग कराई जा रही है। मणिपुर के मोरहे में करीब 10 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने की परियोजना को हाल ही में पूरा कर लिया गया है। इस वक्त मैं मणिपुर के मोरे में भारत म्यांमार सरहद पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो इलाका है ये मोरे और दूसरी तरफ म्यांमार का इलाका है। इस वक्त भारत और म्यांमार के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण फेंसिंग का काम चल रहा है। अगर इस सरहद की बात की जाए तो 1600 किलोमीटर लंबी सरहद है भारत और म्यांमार के बीच, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मोरे का इलाका है जहां पर करीब 9 किलोमीटर फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। असम राइफल पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। पिछले 6 महीनों में असम राइफल ने मणिपुर म्यांमार सरहद पर 11 से ज्यादा उग्रवादियों को ढेर कर दिया। इसके साथ ही इस सीमा पर करोड़ों के नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए। पूर्वोत्तर के प्रहरी असम राइफल के जवान बरसों से घुसपैठ और तस्करी पर लगाम लगाने में जुटे हैं। अब पूरी सीमा पर फेंसिंग हो जाने से इस सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाने में मदद मिल रही है। असम राइफल की निगरानी में फेंसिंग के काम को किया जा रहा है, क्योंकि जो स्थानीय संगठन है, कई उग्रवादी संगठन है, वो इसका लगातार विरोध भी कर रहे हैं। और अगर पूरे भारत म्यांमार सरहद को देखें तो 1600 किलोमीटर लंबी सरहद है, उसमें से अकेले मणिपुर में 10 किलोमीटर लंबी सरहद पर फेंसिंग का काम पूरा होने वाला है। और यहाँ पर असम जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, वो इस फेंसिंग के काम को कर रहा है। हाईटेक फेंसिंग बनने के बाद खासतौर से म्यांमार से जो घुसपैठ है, जो तस्करी का काम है, वो पूरी तरह से रुक जाएगा। और इसीलिए केंद्र सरकार तेजी के साथ चाहती है कि फेंसिंग का काम पूरा हो। यहाँ पर असम राइफल लगातार इस काम को की निगरानी कर रही है, सुरक्षा उसको दे रही है। 24 घंटे इस तरह से यहाँ पर असम राइफल के जो जवान हैं वो पेट्रोलिंग को अंजाम देते हैं।
फेंसिंग के इस प्रोजेक्ट के तहत म्यांमार सीमा पर 1643 किलोमीटर लंबी फेंस लगाई जाएगी। इसमें से 401 किलोमीटर तक फेंस लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में फेंसिंग का काम एक साथ किया जा रहा है। मणिपुर के मोरेह में 9.2 किलोमीटर लंबी फेंस लगाने का काम पूरा हो चुका है। लेकिन भारत के लिए फेंसिंग का यह काम आसान नहीं है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, घने जंगल और मौसम की मार समेत इस फेंसिंग प्रोजेक्ट की राह में कई चुनौतियां हैं। लेकिन इस काम में चुनौतियां सिर्फ कुदरत की ही नहीं है, बल्कि कुछ संगठन भी इस फेंसिंग के विरोध में उतर आए हैं। ऐसे में फेंसिंग का ये पूरा काम असम राइफल की निगरानी में ही किया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत म्यांमार सरहद पर फेंसिंग का काम युद्ध जैसा मुश्किल क्यों है। आप देखें, ये जो इलाका है खासतौर से पूरे म्यांमार बॉर्डर पर घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। मेरे पीछे जो सीधा सामने पहाड़ नजर आ रहा है उस पर इस वक्त फेंसिंग का काम चल रहा है। और फेंसिंग के साथ ही जो असम राइफल के जवान हैं वो दिन रात उसको सुरक्षा देते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। इस वक्त लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, घने जंगल हैं। इन सब मुश्किलों के बीच में फेंसिंग का काम और साथ ही पेट्रोलिंग का काम आसान नहीं है। बॉर्डर के इलाके में तमाम परिवार ऐसे होते हैं जिन्हें अपने कारोबार या व्यक्तिगत कारणों से बार बार सीमा पार जाना पड़ता है। भारत और म्यांमार के बीच आने जाने के लिए बना फ्रेंडशिप गेट कोविड महामारी के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन इस साल जनवरी से इस गेट से आवाजाही दोबारा शुरू कर दी गई है। इस गेट के खुलने से स्थानीय लोगों को खासी सहूलियत मिल रही है। इस वक्त हम मणिपुर के मोरे में फ्रेंडशिप गेट पर मौजूद हैं, जो भारत और म्यांमार के बीच में आवाजाही का रास्ता था। कोविड और उसके बाद म्यांमार में फौजी शासन के बाद ये गेट बंद कर दिया गया था, लेकिन इसी साल जनवरी में इसे फिर से खोला गया है, यानी कि यहाँ से लोगों की आवाजाही शुरू हुई है। अगर आप इस बॉर्डर को देखें तो वैसे भारत और म्यांमार के बीच में पूरा जो बॉर्डर है वो पोरस है, यानी कि खुला हुआ है। इस तरह के कोई फेंसिंग इस पर नहीं है। लेकिन अब एक जो बड़ा मुद्दा यहाँ पर इस वक्त, अगर हम मणिपुर की बात करें और भारत म्यांमार सरहद की बात करें, तो फेंसिंग एक बड़ा मुद्दा है जिस पर इस वक्त काम हो रहा है। अगर अकेले मणिपुर में लगभग 10 किलोमीटर फेंसिंग का काम पूरा हो गया है। वैसे अगर पूरी सरहद की बात करें तो 1600 किलोमीटर लंबी सरहद है जिस पर फेंसिंग होना है। उसको लेकर यहाँ पर असम राइफल की तैनाती है जो भारत म्यांमार बॉर्डर पर तैनात है। और यहाँ पर इस तरह से आप देखें, अभी जो इसी साल जनवरी में जब लोगों की आवाजाही शुरू हुई है तो उनके लिए यहाँ पर इस तरह के इस फ्रेंडशिप गेट पर ये काउंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर लोगों की हेल्थ की जांच के बाद, सिक्योरिटी जांच के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लोग भारत से म्यांमार और म्यांमार से भारत आ सकते हैं। बर्मा में जाने से बर्मा लोग सभी ये बॉर्डर पार करके आके सब्जी बिक्री करता है, लुगा कपड़ा बिक्री करता है। सब लोग काम अच्छा से चल रहा है। रास्ता खोलने से ये भारत ने ये रास्ता को ये वीजा बना के ये बॉर्डर पार करने का कागज बना के सब लोग को सुविधा मिल रहा है, काम चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि स्थानीय लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए सरहदों पर एक अवैध सुरक्षा चक्र तैयार किया जाए। एक तरफ फ्रेंडशिप गेट से म्यांमार और भारत के बीच लोगों की आवाजाही आसान हो, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर हो रही घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम भी लग जाए। भारत म्यांमार सरहद पर अगर आप इलाके को देखें, जो गांव हैं वो बिल्कुल सरहद पर लगे हुए हैं दोनों तरफ, यानी कि ये जो भारत का इलाका है यहाँ पर और दूसरी तरफ म्यांमार की अगर बात की जाए। और इसीलिए यहाँ पर जो स्थानीय कुछ लोग हैं या संगठन है उस बात को लेकर उनमें विरोध है कि फेंसिंग से उनकी जो आवाजाही है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी, उनके जो खेत हैं। लेकिन अगर इसके पीछे सरकार की मंशा को देखा जाए तो सरकार की कोशिश यही कि लोगों की जो आवाजाही है उसको रोका नहीं जाएगा। लोग जो गेट बनेंगे वहां से लोग आसानी से आ जा सकेंगे, लेकिन इसके साथ ही पूरा जो पोरस बॉर्डर है उस पर उसको फेंस किया जाए और उसके साथ ही जो अवैध घुसपैठ है, जो तस्करी है, उस पर रोक लगाई जाए। इस वक्त म्यांमार के जो हालात हैं, और एक तरह से चाहे बांग्लादेश की बात की जाए, म्यांमार की बात की जाए, भारत के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को में इस तरह की फेंसिंग करना एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, मोरे।
और चलिए जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।